नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भटकते मन का विश्लेषण करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए और यह कह दिया कि अब वो पंजाब से हिलेंगे नहीं, बीच बीच में दिल्ली दर्शन करते रहेंगे। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 18 महीने पहले रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्यों कहा था कि अब वो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा है? मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के ये दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शपथ थी, लेकिन इस शपथ के 18 महीने बाद अरविंद केजरीवाल अब क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। और मैं भी अब आ गया हूं, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। सवाल अरविंद केजरीवाल के पंजाब में खूंटा गाड़कर बैठ जाने का नहीं है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल 18 महीने पहले क्या कह रहे थे, तब जब दिल्ली ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहाँ का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहाँ का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे। सवाल किसी राज्य में जाकर किसी पार्टी के चुनाव लड़ने का भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2014 के उसी अवतार में धीरे धीरे आ रहे हैं जब उन्होंने 49 दिन की सरकार छोड़ी और जहां से उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद सीधे संसद दिख रही थी। पिछले साल हम लोगों को 28 सीटें मिली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने हमें हमारे अहंकार की सजा दी और लोकसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया। उससे हमें सबक लेना चाहिए। अपनी पार्टी की प्रार्थना से करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ये कहा था कि वो अब 5 साल सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करेंगे, लेकिन इसके 5 महीने में ही अरविंद केजरीवाल का दिल दिल्ली से ज्यादा पंजाब में लगने लगा। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में आपने 400 से ज्यादा सीटें लड़ी थी, आपने तब माना था कि ये आपकी गलती थी। वो आज क्या अभी भी आप चाहते हैं? बंबई में म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, कहीं और चुनाव हो रहे हैं, क्या आप उन चुनाव में लड़ेंगे? पंजाब में तो लड़ेंगे। पंजाब में जरूर लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। और कहां लड़ेंगे? देखते हैं, बताएंगे आपको समय आने पे। इस समय केवल पंजाब तो पक्का है, बाकी और देखते हैं। आज जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि वो पंजाब में खूंटा गाड़कर बैठेंगे, तो ये सवाल भी उठने जरूरी है कि क्या अरविंद केजरीवाल का मन दिल्ली की राजनीति से भर गया है, जो अब वो दिल्ली में क्रांति करने के बाद पंजाब में क्रांति करने में पूरी तरह से जुट गए हैं। और मैं भी अब आ गया हूं, यहीं खूंटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। 2-4 दिन बीच बीच में दिल्ली जाएंगे, लेकिन जब तक अब बादलों को जेल भिजवा के ही पंजाब छोड़ेंगे। पूरा पंजाब इस बार बदलने के लिए तैयार है और ये वाला चुनाव नहीं होगा, ये वाला चुनाव क्रांति होगी। केजरीवाल ने अपने पार्ट 1 में 49 दिन सरकार चलाई, फिर उन्हें संसद दिखने लगी। केजरीवाल अपने पार्ट 2 में 18 महीने सरकार चला चुके हैं, अब उन्हें पंजाब दिख रहा है। खुदा न खास्ता अगर पंजाब में उनके मुताबिक कुछ हो गया तो 2 वर्ष बाद 2019 आ जाएगा। क्या केजरीवाल इधर से उधर ही करते रहेंगे? केजरीवाल का मन कहां पर टिकेगा, ये राजनीतिक पंडितों के लिए चक्कर खा जाने वाला सवाल है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर
केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि अगर केजरीवाल पंजाब में खूंटा गाड़कर बैठ जाएंगे तो फिर दिल्ली सरकार को कौन चलाएगा? आज दिल्ली सरकार की आधी कैबिनेट दिल्ली से बाहर है। मुख्यमंत्री ने पंजाब का बेड़ा उठा लिया है, उप मुख्यमंत्री गोवा में जमे हैं, एक मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं, बाकी बचे 3 मंत्री जिनमें एक मंत्री की फिर से गोवा जाने की तैयारी है। अब पंजाब अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ राजनीतिक पर्यटन का केंद्र नहीं है। अब वो पंजाब में ही चुनाव तक खूंटा गाड़कर बैठेंगे। बीच बीच में 2-4 दिन के लिए दिल्ली दर्शन कर लेंगे। सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। वो 6 सितंबर को रोम से लौटे, 8 सितंबर को पंजाब चले गए। 8 से 11 सितंबर तक वो पंजाब में प्रचार करने में लगे रहेंगे। 13 सितंबर से वो 10 दिन इलाज कराने बेंगलुरु चले जाएंगे। केजरीवाल ने तो कह दिया कि उनका फोकस अब पंजाब है। अब केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त, रेवेन्यू सहित 10 मंत्रालय हैं। अभी सिसोदिया 2 दिन के लिए गोवा में प्रचार करने गए हैं। मुख्यमंत्री पंजाब में, डिप्टी सीएम गोवा में चुनाव प्रचार में लगे हैं। तीसरे बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। सत्येंद्र जैन के पास हेल्थ, ट्रांसपोर्ट सहित 7 बड़े मंत्रालय हैं। 6 सितंबर को सत्येंद्र जैन केजरीवाल के साथ रोम से लौटे हैं। सिसोदिया के बाद अब सत्येंद्र जैन की गोवा जाने की तैयारी है। आज केजरीवाल पंजाब गए तो उनके मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। दिल्ली सरकार में बाकी बचे 3 मंत्री सत्येंद्र जैन, कपिल मिश्रा और इमरान हुसैन। काम कैसे होगा? इस सवाल का जवाब मिलता है कि सरकार व्हाट्सएप से चल रही है। अभी मैं गया था 3 दिन के लिए, 3 दिन भी व्हाट्सएप पे सारे में काम कर रहे थे। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, उनका जवाब दे रहे थे, तो काम तो चल रहा है। अगर 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं, हम 365 डेज काम करने वाले लोग हैं। सैटरडे को भी काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं। आप भी आके देखते हैं, हम तो छुट्टियां मनाने वाले लोग तो हैं नहीं। दिल्ली सरकार की इस हालत के बीच विधानसभा का विशेष सत्र भी है, जिसमें एक समय ऐसा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सिर्फ 2 मंत्री ही दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बाकी मंत्री चुनाव प्रचार के लिए बाहर होंगे। मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली से आउट हैं, तो उनके 21 विधायक सदस्यता से आउट होने के कगार पर हैं। हाईकोर्ट ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। वैसे 21 विधायक चले भी जाएंगे तो केजरीवाल सरकार को फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल सवाल तो यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर रहेंगे तो दिल्ली का ध्यान कौन रखेगा? केजरीवाल सरकार इस सवाल से कब तक ये कहकर पीछा छुड़ाती रहेगी कि केंद्र सरकार और एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रही है, और जब सारे फैसले एलजी को लेने हैं तो दिल्ली सरकार क्या काम करेगी? कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। अगर दिल्ली में सरकार की स्थिति ढूंढते रह जाओगे वाली है और दिल्ली को अपनी सरकार के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार के पास काम नहीं बचा है और उनके मुताबिक उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को कोई क्रांतिकारी फैसला करना चाहिए, जैसा कि आज नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। सब पार्टियों का मोह छोड़कर सिद्धू ने आवाज़े पंजाब नाम का फोरम बना लिया। इसके साथ ही 2 महीने से सिद्धू की नई इनिंग पर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। केजरीवाल सोच दिया इस दुनिया च ਉਹੀ ईमानदार ने, और ते ये उन्हां दा ही कॉपीराइट है, और ते दुनिया च ईमानदार है ही कोई। ते केजरीवाल साहब ये बंदे बैठे थे, ठीक है, इन्हां ते उत्ते उंगल चुक देवे कोई कह दे। पंजाब चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू भी अपना मोर्चा खोलकर शुरू हो गए। कहां केजरीवाल के साथ चुनावी डील की चर्चाएं थी और कहां आज सिद्धू केजरीवाल पर खटैक वाले अंदाज में बरस पड़े। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੋਗੇ 'ਚ। 3 ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, हैं? ये कोई गल हुई? सिद्धू ने आज बताया कि आम आदमी पार्टी 2 साल से उनके पीछे पड़ी थी। कई ऑफर किए गए, लेकिन वो सिद्धू को सिर्फ डेकोरेशन पीस बनाना चाहते थे। केजरीवाल साहब का ट्वीट देख लो,
तुम्हें जवाब उसी में मिल जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू केम विद नो प्री कंडीशन। उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या देने को। कहना सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो, घरवाली को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। तो मैनू तो कहते कंपेन कर, डेकोरेशन पीस पहला सी हुण भी उही रह। सिद्धू के इस खटैक वाले अंदाज का जवाब आम आदमी पार्टी ने भी दिया। उन्होंने खुद से अपने तरफ से ये कहा था कि मैं इतना खुदगर्ज इंसान नहीं हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू जी के शब्द हैं, मैं इतना खुदगर्ज इंसान नहीं हूं कि अपनी पत्नी की सीट पर चुनाव लड़ूं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी का नियम है कि परिवार से 2 लोगों को आप टिकट नहीं दे सकते, इसलिए आप पत्नी को चुनाव लड़ाइए। मैं पूरे पंजाब में बादलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, उनके खिलाफ प्रचार करूंगा। केजरीवाल पर बरसने के साथ ही सिद्धू बादल सरकार पर भी बरसे। कांग्रेस के कैप्टन को भी नहीं छोड़ा। आज ये भी बता दिया कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता क्यों छोड़ी। संविधान की बुनियाद ये कहती है कि लोकां दी सरकार लोकां दे वास्ते, पंजाब च लोकां दी सरकार एक परिवार दे वास्ते। राज्यसभा में इसलिए छड्डी मित्रो कि हदायत सी कि बादल साहब की कंपेन करो, मैं कहा नहीं करता। सिद्धू ने परगट सिंह और बैंस ब्रदर्स के साथ आवाज़े पंजाब फोरम बना लिया है, लेकिन ये फोरम क्या पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगा, इस पर सिद्धू ने कहा कि वो अगले 15 दिन में सोचकर बताएंगे। लेकिन आज सिद्धू के अंदाज में एक अनदेखा पहलू भी था कि वो बीजेपी पर ज्यादा नहीं बरसे, जिससे लगता है कि बीजेपी से उनका सॉफ्ट ब्रेकअप हुआ है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। कुदरती आपदाओं में सुनामी तबाही का दूसरा नाम है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी याद है आपको, जब हिंद महासागर में उठी लहरों ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। उस बदनसीब दिन के 12 सालों बाद क्या दुनिया सुनामी से निपटने के काबिल बन पाई है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए भारत सहित हिंद महासागर के 23 देशों में सुनामी की 2 दिवसीय मॉक ड्रिल चल रही है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। यह ड्रिल यूनेस्को के तहत आने वाले इंटरनेशनल ओशियनोग्राफिक कमीशन यानी IOC ने आयोजित करवाई है। इस ड्रिल के जरिए 7 सितंबर को इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.2 तीव्रता के भूकंप और सुनामी की नकली वार्निंग जारी की गई। इसके बाद 8 दिसंबर को सुनामी की मॉक ड्रिल के दूसरे दिन पाकिस्तान और ईरान में 9 तीव्रता के भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इसके बाद सभी देशों में सुनामी से निपटने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अभियान चलाए गए। भारत के 7 राज्यों में इस मॉक ड्रिल के तहत सुनामी से निपटने और उसके नुकसान से बचने की तैयारी का अभ्यास किया गया। सुनामी की इस मॉक ड्रिल का मकसद सुनामी के वार्निंग सिस्टम की जांच करना है। इसके अलावा इस ड्रिल का एक बड़ा मकसद ये भी है कि हिंद महासागर के देश अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी को टेस्ट कर सकें। सुनामी कब और कहां आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसीलिए सुनामी से हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। सुनामी की इंटरनेशनल मॉक ड्रिल ने भारत को भी अपने सुनामी सिस्टम को टेस्ट करने का मौका दिया है। कोई भुलाए नहीं भूल सकता 26 दिसंबर 2004 का वो दिन, जब हिंद महासागर से उठी सुनामी की लहरों ने तबाही मचाई थी और 14 देशों के 3 लाख लोग पलक झपकते ही मौत की आगोश में समा गए थे। 2004 की सुनामी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के समुद्री तटों पर भी मौत का तांडव मचाया था। हिंदुस्तानी लोगों का सुनामी से यह पहला सीधा सामना था।
We have seen the event which happened in 2004, 9.2 magnitude, which triggered tsunami, and several people, about 14 to 15,000 people in India died. The previous to that, the big tsunami that happened was on the west coast, Makran. It was actually a tsunami in 1945 because of an 8.5 magnitude earthquake. So these were the two events that happened, big events. 2004 की सुनामी से सबक लेते हुए भारत समेत 23 देश सुनामी की मॉक ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के तहत 7 सितंबर को सुबह 8:30 बजे इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास हिंद महासागर में 9.2 रिक्टर स्केल के भूकंप की सूचना के साथ सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद भारत के सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी किया कि सुनामी की जबरदस्त लहरें अंडमान निकोबार द्वीप से टकराने वाली हैं। ऐसा ही अलर्ट भारत के पूर्वी तटों, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर भी जारी किए गए। सुनामी की मॉक ड्रिल के अलर्ट मिलते ही भारत के पूर्वी तटीय इलाकों को सुनामी से बचाने के लिए बचाव अभियान चलाए गए। ये सब बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सच में सुनामी आने वाली हो। I was told that nearly 40,000 people will be evacuated in response to this exercise. So doing that, our disaster management agencies, they come to know that what are the lacunae, or where they should concentrate, where they should not, or which part they have missed out. So this exercise will tell us how our entire system works, how efficient it works, and how prepared we are in a real situation to deal with such a situation. बुधवार की सुबह विशाखापट्टनम में अच्युतापुरम मंडल के वडपालेम गांव में लोगों की नींद लाउड स्पीकर पर सुनामी की चेतावनी सुनकर खुली, जो सुनामी की मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। इसके बाद गांव में दमकल, पुलिस और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के करीब 60 बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के लिए कहा जाने लगा। इस गांव में 50 परिवारों के 740 लोगों को गांव से निकाला गया। यह सब हिस्सा था सुनामी की मॉक ड्रिल का, जिसके जरिए सुनामी से बचने की तैयारियों का जायजा लिया गया। Science cannot predict now when it is going to break or where it is going to break. That is the issue. So when we don't know, I think we should consider that the tsunami can come this moment, or maybe after 10 years or after 20 years. We have no idea about that. So we had to be better to be prepared in such a situation, how to deal with the situation when such situation occurs. 7 सितंबर की सुनामी वार्निंग पर भारत के तटीय इलाकों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 8 सितंबर को ईरान और पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर 9 रिक्टर स्केल के भूकंप के साथ सुनामी का अलर्ट जारी हुआ, जिसके दायरे में मुंबई के तट भी हैं। भारत के 7,500 किलोमीटर तक फैले तटीय इलाके सुनामी के खतरे के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इसीलिए ऐसे अभ्यास लोगों को पहले से सावधान रहने में मदद करते हैं, क्योंकि सुनामी से बचने का एक ही उपाय है, जितना हो सके सुनामी की लहरों से दूर रहना। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। बचने का सिस्टम तैयार करना ही सुनामी से बचाव का एकमात्र उपाय है, क्योंकि सुनामी कब आ जाए इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सुनामी आती कैसे है ये आपको बताते हैं। समंदर में आए भूकंप की वजह से समुद्री प्लेटें कई मीटर तक खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से समंदर की सतह पर जबरदस्त उथल पुथल होती है। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में समंदर में पानी एक जगह से दूसरी तरफ बढ़ता है। 2004 में आई सुनामी की वजह समंदर के नीचे 30 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप था। साल 2011 में जापान के फुकुशिमा में हुआ न्यूक्लियर हादसा भी एक सुनामी के न्यूक्लियर प्लांट से टकराने की वजह से हुआ था। 2004 की सुनामी ने 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। उसी के बाद दुनिया में सुनामी अलर्ट सिस्टम तैयार करने की पहल हुई।
2004 में आई सुनामी के बाद संयुक्त राष्ट्र की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सुनामी वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत ने अपना सुनामी वार्निंग सेंटर साल 2007 में तैयार किया। तब से अब तक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी की 8 चेतावनी जारी की है। अब दुनिया के 23 देश एक साथ मिलकर अपने अपने देशों में सुनामी के असर से बचाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि सुनामी कब आ जाए इसका सटीक अंदाजा लगाना आज भी मुमकिन नहीं है। अगर आप रेल से नियमित तौर पर सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छे दिनों का दी एंड हो सकता है। सुविधाएं बढ़ाने की आड़ में रेलवे फ्लेक्सी प्लान लेकर आई है, जिसके बाद आपकी जेब पर चपत पड़ना तय है। नई योजना में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तर्ज पर टिकट सस्ते और महंगे होंगे। आपको हम रेलवे के फ्लेक्सी प्लान को बेहद आसान तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी ट्रेन में कुल 100 सीटें हैं, तो पहली 10 सीटों का किराया बेसिक फेयर के बराबर लगेगा। 11वीं से 20वीं सीट तक यानी अगली 10 सीटों का किराया 10% बढ़ जाएगा, यानी आपको मूल किराए का 110% किराया देना होगा। 21वीं से 30वीं सीट तक किराया 10% यानी मूल किराए का 120%। 31वीं से 40वीं सीट तक 130, 41वीं से 50वीं सीट तक 140% किराया लगेगा। 51वीं सीट से 100वीं सीट तक 150% यानी आखिरी की 50 सीटों पर एक समान किराया लगेगा। अगर आप सस्ते में सफर करना चाहते हैं तो आपको वक्त रहते अपना टूर प्लान कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप टिकट बुक कराएंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। वैसे इस देश में टिकटों की मारामारी का जो हाल है, उसमें कब टिकट की बुकिंग कराना सेफ रहेगा ये बताना बेहद मुश्किल है। खबरदार में अब हम आपको रेलवे के फ्लेक्सी किराया योजना के कुछ और अहम पहलू बताते हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ये भारत की प्रीमियम ट्रेनें हैं, लेकिन अब इस प्रीमियम ट्रेन के सफर के लिए आपको किराया भी प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इन ट्रेनों की अब सर्ज प्राइसिंग कर दी गई है। यानी अब इन तीनों ट्रेनों के किराए डिमांड और सप्लाई से तय होंगे, जिसकी वजह से यात्रियों को 50% तक ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड एसी का मौजूदा किराया 2,870 रुपए है, जिसके लिए यात्रियों को 4,055 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड एसी का मौजूदा किराया 2,915 रुपए है, जिसके लिए यात्रियों को 4,136 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। तरीके से हम कह सकते हैं कि रेलवे जो कह रहा है वो कह रहा है फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत ये होगा कि शुरुआत की जो 10% सीटें हैं उनका किराया बेसिक फेयर होगा, और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हर 10% सीटों पर 10% के हिसाब से किराया बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो किराए की जिसकी बात की जा रही है वो जो मैक्सिमम किराया होगा वो हम कह सकते हैं कि 50% ज़्यादा होगा। और इसके अलावा और टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स हो या कैटरिंग चार्जेज हो या दूसरे जो फिक्स चार्जेज हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वो जस के तस रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अलग अलग कैटेगरीज में जिस तरीके से किरायों में बढ़ोतरी की गई, हम उसको कह सकते हैं कि स्टीप हाइक है, यानी तेज बढ़ोतरी की गई है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में सर्ज प्राइसिंग 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को इससे छूट दी गई। कहा जा रहा है कि इन दोनों क्लास में सीटों की संख्या बेहद कम है। जब हमने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से सर्ज प्राइसिंग पर सवाल पूछा तो पता नहीं क्यों वो गुस्सा हो गए। Good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Sir, we need to ask you, sir, for that. रेल मंत्री ने तो आज तक के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हमने सर्ज प्राइसिंग पर लोगों की राय पता की। आखिर इसका असर यात्रियों की जेब पर ही तो पड़ना है। आप बताइए कि जो बढ़ोतरी की गई है, एक फ्लेक्सी फेयर सिस्टम बता रहा है रेलवे, तो उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? हमारा रिएक्शन है कि हमें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो एकदम से इन लोगों ने किराया एकदम बढ़ा दिया है। सबके लिए ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ हुई है कि एकदम 50% से ज़्यादा किराया बढ़ाया गया है। हवाई जहाज से भी महंगे किराए तो बढ़ा ही लगी रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि एकदम एक आम आदमी जो अब जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोगों को तो थोड़ा सा रिबेट
थोड़ा सा बढ़ता है वो भी ज़्यादा लगता है, और एकदम सडनली इतना स्पाइक जो हाइक करी गई है प्राइसेस, वो इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर अगर सुविधाएं होती ना तो हम जिसको जस्टिफाई करते इस बढ़े हुए किराए को, सुविधा के नाम पे तो कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अचानक इन्होंने कोई सुविधा बढ़ा दी और किराया बढ़ा दिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी सूचना के अचानक बढ़ा देना, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं रहते किसी चीज़ के लिए, हमारे भी तो अपने बजट होते हैं ना, उसी हिसाब से हम चलते हैं, अचानक बढ़ा देते हैं और सुविधा देते नहीं है। जाहिर है किराए इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि कमाई बढ़ सके, लेकिन सर्ज प्राइसिंग करके रेलवे ने ट्रेन और हवाई किरायों में अंतर को घटा दिया है। कई मामलों में तो ट्रेन का किराया हवाई किराए से ज्यादा हो जाएगा। सर्ज प्राइसिंग के बाद दिल्ली मुंबई के बीच सेकेंड एसी का अधिकतम किराया 4055 रुपए होगा, जबकि दिल्ली मुंबई के बीच हवाई सफर का किराया 2803 रुपए से शुरू हो जाता है। इसी तरह दिल्ली चेन्नई के बीच सेकेंड एसी का किराया 5477 रुपए तक होगा, जबकि दिल्ली चेन्नई के बीच हवाई सफर का किराया 3762 रुपए से शुरू हो जाता है। कस्टमर ने जाना है ट्रेन में, अगर उसकी 1000 रुपये की टिकट है, वो 1000 रुपये में ट्रेन में जाता है। अगर रेलवे किराया बढ़ाती है तो कस्टमर वही किराया दे के फ्लाइट में जाएगा 2500 रुपये के अंदर, वो रेलवे में क्यों जाएगा? 18 घंटे वेस्ट क्यों करेगा? 2 घंटे में अगर वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहा है तो वो ट्रेन में क्यों जाएगा? अब ये बात थोड़ी अटपटी तो लगती ही है कि जब ट्रेन का किराया हवाई जहाज के किराए जितना हो जाएगा तो कोई ट्रेन से सफर क्यों करेगा? सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।